इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब शुरू हो चुका है इंडिया टीवी पर इलेक्शन का सबसे बड़ा शो, अब की बार किसकी सरकार। हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और पंजाब की हर वो चुनावी खबर जिसका डायरेक्ट कनेक्शन 2022 के चुनावों से है और इसका इम्पैक्ट चुनाव में सियासी समीकरणों को बदल सकता है। तो बिना किसी देर के सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों पर आइए एक नजर डालते हैं। और पहली बड़ी खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। आज की सबसे बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन से वोट परिवर्तन की क्या बड़ी साजिश रची जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिन पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन कराकर फायदा उठाना चाहते हैं। अब ये फायदा सियासी तौर पर ही उठाया जा सकता है, लेकिन वोट परिवर्तन का आखिर ये प्लान क्या है, ये आपको बताएंगे। और अब दूसरी बड़ी खबर, ये भी उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां आरएसएस के दूत उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले रणनीति पर मंथन करने के लिए पहुंच चुके हैं। जी हां, क्या है पूरा प्लान, ये भी आपको बताएंगे। और आरएसएस के दूत कौन है, तस्वीर आप देख रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर इलेक्शन शो से जुड़ी हुई, जहां पर सिद्धू की बगावत से कांग्रेस की टेंशन एक बार फिर से बढ़ी हुई है। और ये टेंशन क्यों है, आप ये देखिए। कांग्रेस के बागी हो गए हैं क्या गुरु? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को अमरिंदर सिंह बतौर कैप्टन पसंद नहीं है? हम इस पर भी करेंगे चर्चा। तो ये तीनों बड़ी खबर होगी हमारे आज के अब की बार किसकी सरकार इलेक्शन स्पेशल शो में। और सबसे पहले बात, धर्म परिवर्तन आखिर ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है? उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले धर्म परिवर्तन की ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जहां लखनऊ में यूपी एटीएस ने धर्म परिवर्तन कराने के 2 आरोपियों को पकड़ा है। और यूपी में अभियान चलाकर ये धर्म परिवर्तन करने की साजिश आखिर किसकी है? गैर मुस्लिमों को मुस्लिम धर्म कबूल कराने की ये साजिश है। महिलाओं और दिव्यांगों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि महिलाओं को बरगलाना शायद ज्यादा आसान रहेगा, दिव्यांगों को अपने पक्ष में करना, उनका धर्म परिवर्तन करा देना शायद ज्यादा आसान होगा। इसलिए महिलाओं और साथ ही साथ दिव्यांगों पर फोकस किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लगातार जानकारी जुटा रहे हैं और अब वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विशाल, क्या है ये साजिश, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक की पूछताछ में एटीएस को क्या पता चल पाया है? देखिए मीनाक्षी, ये बहुत बड़ी साजिश का खुलासा किया है यूपी एटीएस ने। अब से कुछ देर बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक जानकारी इस पूरे मामले की साझा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है कि किस तरीके से महिलाओं को, दिव्यांगजनों को, मूक बधिरों को और विकलांगों को इस मामले में टारगेट किया जा रहा था। जो हमारे पास संख्या आई है मीनाक्षी, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया था, गैर मुस्लिम से मुस्लिम धर्म में उनको कन्वर्जन कराया गया था, उनकी संख्या बेहद ज्यादा है। 1000 के करीब उनकी संख्या बताई जा रही है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव को उत्तर प्रदेश में विशाल, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप एक बार फिर से ये जानकारी दें कि 1000 वो लोग हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। क्या ये एक आंकड़ा सामने आ चुका है? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं वही बोल रहा था कि जो अब तक की जानकारी है हमको सूत्रों से मिली है, एटीएस के सूत्रों से मिली है, उसके मुताबिक 1000 उन लोगों की संख्या है जिनका धर्म परिवर्तन उत्तर प्रदेश में कराया जा चुका है। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 लोगों की गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। और अब से कुछ देर बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक बारीक जानकारी वो शेयर करेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से धर्म परिवर्तन के तौर पर एक बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से संचालित हो रहा था, लखनऊ में गिरफ्तारी की गई है, किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी थी, कौन कौन लोग इस रैकेट में थे, ये सारे सवालों के जो जवाब है वो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कुछ देर बाद देंगे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की गिरफ्तारी, धर्म परिवर्तन का मामला अपने आप में साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से एजेंसी लगातार काम कर रही हैं और इस तरीके से अपराध में जुटे हुए लोग किस तरीके से मासूमों को बरगला रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहे हैं, उनको प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं और उनको अपने रैकेट में
शामिल करने की इस तरीके की गंदी कोशिश कर रहे हैं कि उनका कन्वर्जन कराया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और इसी को लेकर के यूपी एटीएस ने 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी राजधानी लखनऊ से की है। और कितने लोग इस रैकेट में शामिल थे, कौन कौन लोग इस पूरे मामले में इस रैकेट को आगे बढ़ा रहे थे, कौन कौन इनकी मदद कर रहा था और पीछे से फाइनेंस कौन कर रहा था, यानी कि फाइनेंस बैकअप इनका कौन था, इन सारे सवालों के जवाब से कुछ देर में यूपी के एडीजी लॉ ऑर्डर देंगे। लेकिन जिस तरीके से रैकेट का मामला सामने आया है, ये अपने आप में बेहद खौफनाक और चौंकाने वाला है। यूपी एटीएस सूत्रों का दावा है कि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जाएगा, चौंकाने वाली जानकारियां लगातार शामिल होती जाएंगी और सामने आती जाएंगी। मीनाक्षी, विशाला बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है, जहां मिशन 2022 के लिए बीजेपी की रणनीति पर मंथन के लिए आरएसएस के दूत पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले संगठन के राष्ट्रीय महासचिव रणनीति बनाने के लिए मंथन करने के लिए 3 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। बीएल संतोष बड़ा चेहरा, वो मंत्रणा करेंगे, पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीएल संतोष को उत्तर प्रदेश में आंतरिक गतिरोध खत्म करने की भी जिम्मेदारी दी गई है। जो आप खबर सुन रहे थे कि योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी बीएल संतोष की है। पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे, मंत्रणाएं करेंगे और जल्द से जल्द बीजेपी को और कितना मजबूत बनाया जा सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले, ये जिम्मेदारी बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के कंधों पर है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह को उत्तर प्रदेश भेजा गया है और 3 दिनों का ये दौरा होने वाला है और इस दौरान यूपी चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह दौरे पर हैं, एजेंडा साफ है, 1 महीने के अंदर अंदर ये उनका दूसरा यूपी दौरा है। इसका मतलब ये कि तैयारियां बहुत जोर शोर से बीजेपी कर रही है। आज से 23 जून तक उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह। नेताओं, मंत्रियों और पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकातें करेंगे, मंत्रणाएं करेंगे, कहां कमजोरी है, कहां ठीक किया जा सकता है, किनके बीच में दूरियां हैं जिन्हें पाटा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं, मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। 2022 चुनाव के एक्शन प्लान पर बात होगी। तो यह है दौरे का एजेंडा जो हमने आपके सामने रखा। साफ है कि सब कुछ यूपी चुनाव के लिए ही किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में इस वक्त महामंथन चल रहा है, लेकिन जब यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो वो सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने और वो टाल गए। और आज से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान पर उन्होंने बयान दिया और बस इतना ही कह के वो आगे बढ़ गए। आज से पूरे देश में टीका महाअभियान प्रारंभ हुआ है। आज मैं किसी टीका केंद्र पर जाऊंगा। तो टीका केंद्र पर तो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को ताकत का टीका लगाने के लिए ही दरअसल ये दौरा देखा जा रहा है राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष का। अब आपको बताते हैं कि बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह का 1 महीने में ये दूसरा दौरा है, लेकिन इस दौरे की अहमियत को समझने के लिए आपको पूरी क्रोनोलॉजी को समझना होगा। कैसे पिछले 20 दिनों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चलता रहा और इसकी शुरुआत 2 जून से होती है, जब बीएल संतोष ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की। और इसके बाद से आप ये देखिए, योगी आदित्यनाथ जब गृह मंत्री अमित शाह से मिले, 11 जून को योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए दिल्ली में ही थे। 17 जून को जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह और बीएल संतोष के बीच में मीटिंग होती है। यानी आप ये पूरी क्रोनोलॉजी देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी कितनी गंभीरता से इसे ले रही है और लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। और आप ये देखिए, अब यूपी चुनाव के लिए बीजेपी में जो मंथन चल रहा है, संगठनों की बैठक हो रही है, बड़े पदाधिकारी आपस में मिल रहे हैं, उनमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का काम, उनका पद बहुत अहम है। बीएल संतोष इस वक्त संघ और संगठन के बीच एक ब्रिज की भूमिका के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आंतरिक गतिरोध को खत्म करेंगे, जैसे कि अब से थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डिप्टी सीएम मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो दूरियां हैं, उन दूरियों को कैसे खत्म किया जा सकता है, चुनाव सिर पर है, इस पर इनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। बयानबाजियों को रोकना है। नेताओं की आदत अगर है बयानबाजी की और उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो इन बयानबाजियों को रोकना है। तो हमने आपको बताया बीएल संतोष के रोल के बारे में, और बीएल संतोष
कौन है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वो इस पार्टी के लिए, संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है तो बीजेपी अध्यक्ष के बाद दूसरा सबसे ताकतवर पद बीएल संतोष के पास है। चुनावों के दौरान वॉर रूम के कुशल संचालन के लिए बीएल संतोष जाने जाते हैं और पर्दे के पीछे की रणनीतियों को बनाने में भी बीएल संतोष बहुत माहिर है। पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव है, हमने आपको ये जानकारी दे ही दी। अहम पद मिला है इसलिए जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। बीजेपी और संघ के बीच में तालमेल को बनाए रखना है। संघ जितना मजबूत होगा पार्टी उतनी मजबूत होगी और अगर पार्टी मजबूत होगी तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हमने जो आपको आज की बड़ी खबर बताई कि कैसे कुछ गिरफ्तारियां हो रही हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन का एक रैकेट चलाया है। इस पर यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई हुई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। इस कार्य हेतु इसके व इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, इनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर नई दिल्ली, जो धर्मांतरण में इस आपराधिक षड्यंत्र में सहयोगी है, के द्वारा धर्मांतरण से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह की प्रमाण पति विधि विरुद्ध ढंग से तैयार कराए जाते हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि नोएडा डेफ सोसाइटी, नोएडा सेंटर, सेक्टर 117, जनपद गौतम बुद्ध नगर, जो कि मूक और बधिरों का रेसिडेंशियल स्कूल है, तथा अन्य मूक बधिर स्कूल के वल्नरेबल छात्रों को अवैध रूप से विभिन्न प्रकार का प्रलोभन जैसे नौकरी, शादी आदि देकर इस्लाम धर्म में शामिल कराया जाता है। इस संबंध में जो छात्र हैं उनके परिजनों को इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसी तरह का एक छात्र आदित्य गुप्ता है, जिसके माता पिता से भी हम लोगों ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने अपने बच्चे के गुमशुदगी की सूचना तथा बाद में ये मुकदमा 364 में परिवर्तित किया गया था, तथा ये भी उन्होंने बताया कि उनका बेटा मूक और बधिर है, उसका धर्म परिवर्तन कराकर कहीं साउथ के किसी राज्य में ले जाया गया है, जिसके बारे में उनके मूक बधिर बच्चे ने मोबाइल से वीडियो कॉल द्वारा बताया है। इसी तरह के एक प्रकरण जो कि प्रेस नोट में है वो गुड़गांव का भी है, और ये उनके जिन बच्चों ने अपना धर्म परिवर्तन किया है वो इतना डरे हैं कि ये आगे आके अपनी बात पूरी तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं, तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ और अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है, तथा धर्मांतरण से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें नौकरी, पैसे अथवा विवाह कराया जाता है। समय समय पर ऐसे धर्म परिवर्तित लोगों के सम्मेलन आयोजित कर अन्य गैर मुस्लिम लोगों को लालच देकर भी इससे जोड़ा जाता है।
एटीएस की टीम ने जब इनके परिजनों से, बच्चों के परिजनों से बात की तो उन लोगों ने इन सभी चीजों की पुष्टि की है और जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनको संबंधित सक्षम न्यायालय में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका आगे भी हम पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तथा अन्य जगहों पे भी जो लोग वांछित हैं तथा अगर इसके अतिरिक्त जो भी लोग इस कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार कराने में या प्रलोभन देने में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। सर, ये जो कानपुर से जो बच्चा है, जैसे ये मिला भी कि अभी मिसिंग है दक्षिण भारत के राज्य में? नहीं, उनके घर वालों से उन लोगों ने वीडियो कॉल कराया है और चूंकि बच्चे बोल नहीं सकते तो साइनेज के लैंग्वेज से बताया है। ये चीजें विवेचना का प्रश्न है और इसे हम सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत प्रूफ करेंगे। अभी फंडिंग हो रही है, सभी जगह से भारी मात्रा में पैसे आते हैं और उसके सारे कुछ दस्तावेज और प्रूफ भी हमारे पास है। नहीं, और भी लोग हैं। ये तो हमने जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीजें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है जिसमें से कुछ चीजें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं और संबंधित व्यक्ति से 2 बार पहले भी पूछताछ की गई थी, लेकिन उस समय गिरफ्तारी और अन्य चीजों के बारे में दस्तावेज ऐसे नहीं थे। तो जब अब ये बात कंफर्म हो गई है कि एक सुनियोजित साजिश तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं तो इनको गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इसकी कार्रवाई चलेगी। दासना में 3 जून को एक मुकदमा किया गया था। हाँ, इसमें भी लिखा है, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें कुछ लोगों ने वहाँ अपना नाम बदल के मंदिर में एंटर करना चाहा, उनके पास से ब्लेड इत्यादि मिले थे उसमें और उनसे पूछताछ की गई थी तो उसमें धाराएं जो लगी हैं वो आपके सामने हैं। 419, 420, 295 है, 505, 506 इत्यादि। वहाँ आपको याद होगा कि एक वहाँ रहते हैं कोई बाबा, उनके भी अटेम्प्ट हुआ था कि अब उन्होंने कहा था हमको मारने का ये अटेम्प्ट है। नहीं, ये खुद कन्वर्टी है, नाम है विपुल विजय वर्गीय, लेकिन ये इन्होंने एक मुस्लिम से शादी की है और उसमें एफिडेविट दिया था कि मैंने धन परिवर्तन कर लिया। तो अपना नाम बदल के ये जा रहे थे, उनके पास ब्लेड भी था, हो सकता है कि घुस के अटैक करते। हाँ, और रात में भी गए थे। दासना से 2 लड़के पकड़े। हाँ, तो इन्हीं से पूछताछ हुई ना, तो उसमें ये खुद एक कन्वर्टी है जो विपुल विजय वर्गीय है, ये खुद कन्वर्टी है। इसने फिर पूछताछ पे ये बात बताई जिसको हम लोगों ने कि भाई एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और फिर इनसे पूछताछ पे जो सूचनाएं उस पे हम लोगों ने उमर गौतम से बातचीत की। ये एक संस्था है जो कि वहां मैंने एड्रेस भी दिया है जहां से ये लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से जो धर्मांतरण का है, ये एक ऑफिस बना रखा है। यही लोग हैं। नहीं, ये तो मुख्य जो उमर गौतम है ये है, इसके अलावा भी और लोग। हाँ, ये तो सब एड्रेस है, हमारे पास 1000 लोगों के नाम हैं। नहीं, दिल्ली में कन्वर्ट हुआ था। उमर जो हुए हैं ये सर ड्यूरेशन क्या है, कितने नहीं, लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर का रिकॉर्ड अभी हमें मिला है।
जो ये फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो रिकॉर्ड बेस है, जितना मिला है। हो सकता है अभी हमें और जो ये दावा सेंटर है, ये बेसिकली उमर उसको कंडक्ट, जो सेंटर है उसको उमर कंडक्ट करते हैं। और ये जो आप वर्गीस की बात कह रहे हैं कि उसका क्या कनेक्शन है, वर्गीस कन्वर्ट हुआ, ये साउथ का लड़का है और इसकी शादी गाजियाबाद में मुस्लिमी लड़की से हुई उसके बाद। और जो उमर है उसने इसको, जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर इसको पूरा ट्रेंड किया उमर ने। जो इनका दावा सेंटर है उसके अंतर्गत जो ये एनुअल सम्मेलन करते हैं ऐसे लोगों का, जिसमें कम से कम 250-300 लोग जो नए रिक्रूट होते हैं, तो इनके खुद के दावे के अनुसार कम से कम इनके द्वारा 250-300 लोग एनुअली किए जाते हैं। तो आपने देखा, केवल उत्तर प्रदेश में ही धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा है, बल्कि ये रैकेट पूरा पैन इंडिया काम कर रहा है। इस पर और भी डिटेल हम आगे आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।